नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप नीट 2026 का एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी अपडेटेड जानकारी। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, काउंसलिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरने में वो, और बेस्ट बुक्स, हर एक चीज़ का जानकारी मिलेगा। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा 2026 के लिए। तो एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। ये जो डेट है ना, इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 17 से ज़्यादा हो रही है तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 17 से कम हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि आपकी एज चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, चाहे 18 हो, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 50, 60, चाहे जितनी भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 17 से कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10+2 है, मतलब कि 12वीं पास हो या फिर 12वीं पास करने वाले हो, अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब कि पीसीबी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो साइंस स्ट्रीम में बायो ग्रुप आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर पाओगे। बात करते हैं मार्क्स की, तो आपके जो मार्क्स हैं ये मिनिमम मार्क्स हैं, मतलब कम से कम इतने % होने चाहिए। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, प्लस यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हो तो 40% मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला करके तो आप अप्लाई कर पाओगे। पीडब्ल्यूडी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 45% मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला करके तो आप अप्लाई कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, आइस कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज की कितनी सीट्स हैं अपने इंडिया में जिन पर आप नीट एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन ले सकते हो। तो एमबीबीएस की बात करें तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, इन सभी में क्या होता है, नीट एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन होता है। तो इन सभी कॉलेजेस, मतलब कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड, इन सभी कॉलेजेस की सीट्स मिला करके कितनी हैं, 1,10,000 प्लस सीटें हैं एमबीबीएस की पूरे भारत में। ठीक है। बीडीएस की बात करें तो 27,000 प्लस सीटें हैं। आइस कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीएसएमएस, इनकी बात करें तो 52,000 प्लस सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर बात होती है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उनकी। ठीक है। जिनमें एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू नीट एग्जामिनेशन के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, उनकी जो संख्या है वो 500 से प्लस है, मतलब कि 500 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सीटें हम आपको बताए हैं ये बीएससी नर्सिंग की सेंट्रल कॉलेजेस की सीटें हैं। ठीक है। वैसे तो अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी सीटें हैं, उन पर आपको अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है एडमिशन के लिए। चलिए अब बात करते हैं एम्स की। तो एम्स के 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अपने भारत में हैं जो चल रहे हैं। ठीक है। जिपमर की बात करें तो जिपमर, पुडुचेरी प्लस कराईकल, ये भी नीट के द्वारा होता है, मतलब कि इनमें भी आप नीट के द्वारा एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो नीट एग्जाम दे करके। तो एमबीबीएस में आप एडमिशन ले सकते हो, सबसे पॉपुलर और टॉप कोर्स है। हर एक स्टूडेंट का चॉइस यही रहता है कि मुझे एमबीबीएस मिल जाए, उसमें एडमिशन मिल जाए और मुझे अंग्रेजी मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर बनना है। ठीक है। फिर बीडीएस है, उसके बाद बीवीएससी, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हो, कुछ कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। और बीएससी नर्सिंग में भी आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। इसके अलावा एमएनएस मतलब कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसमें आपको जाना है तो इसके लिए भी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद एमएनएस का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है। तो इन सभी में एडमिशन आप ले सकते हो नीट एग्ज़ाम दे करके, मतलब कि एक एग्ज़ाम और बहुत सारे कोर्स में एडमिशन के चांस आपके पास रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की या फिर पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कम से कम इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो आप कोई भी कोर्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वालिफाई करना ज़रूरी है हर किसी कोर्स के लिए। चाहे आप विदेश में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे अपने भारत में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, लेकिन क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर क्वालिफाइड हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर मार्क्स की जो बात रहती है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, किस लेवल के। तो लेवल वाली बात रहती है जब क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद की। ठीक है। तो 2024 की बात करें तो 2024 में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 162 था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और अदर्स के लिए मतलब कि अदर कैंडिडेट्स के लिए 127। ठीक है।
मिनिमम मतलब कम से कम इतना आना चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। 2025 की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स का 144 और अदर कैंडिडेट्स के लिए 115, और वहीं 26 की बात करें, ठीक है, ये लगभग आपका 150 के करीब जा सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब कि जनरल कैंडिडेट हो तो कम से कम 150 तो लाना ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। और अदर कैंडिडेट्स हो तो 130 या फिर 130 प्लस, तो 720 में से कम इतने मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे और किसी भी कोर्स में अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 का फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा और रिजल्ट कब से कब तक आ सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो फरवरी से मार्च के बीच में आ जाता है। अगर डिले होता है तो अप्रैल के स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाता है, लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है कि फरवरी से मार्च के बीच में आपका फॉर्म आ जाता है नीट का, ठीक है। तो फरवरी से मार्च 2026 तक आपका 2026 का फॉर्म आ सकता है नीट का। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए क्या होता है, पहले संडे को, मई के पहले संडे को अधिकतर एग्जामिनेशन कराया जाता है नीट का। तो 3 मई 2026 ये डेट पड़ रही है पहले संडे को मई के, ठीक है। तो इस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है और ऑफिशियल देखिए बिल्कुल कंफर्म तब होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 2026 में तब, ठीक है। रिजल्ट आपका 14 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में आ जाएगा। देखिए अधिकतर चांसेस है कि जून में ही आपका रिजल्ट आ जाता है मई से। देखिए मई में एग्ज़ाम होगा तो जून में रिजल्ट आपका आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। तो जनरल कैंडिडेट्स हो मतलब कि सामान्य कैटेगरी के हो तो 1700 फीस होती है। EWS OBC कैंडिडेट्स हो तो 1600 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 1000 रुपये फीस है। इस हर एक सब्जेक्ट से हल करने हैं तो 45 हो गए फिजिक्स के, 45 हो गए केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि बायोलॉजी 2 सेक्शन में है, बॉटनी और जूलॉजी में, ठीक है। तो 45 किसके हो गए, बॉटनी के, 45 हो गए जूलॉजी के। तो ये 90 हो गए और ये 90 हो गए, कितने हो गए, 180 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। 3 घंटे मतलब कि 3 आवर्स का समय मिलेगा। 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर हल करने के लिए, और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा, मतलब कि 1 नंबर और काट लिया जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स हैं 720। 180 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 720 नंबर का पेपर आपका होगा। और नीट का जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होता है, मतलब कि आपको OMR सीट पर एग्ज़ाम देना होगा। और आपकी जो OMR सीट की चेकिंग होती है, जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद जब रिज़ल्ट आना होता है उससे पहले कंप्यूटर से कॉपी आपकी चेक होती है। अब बात करते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम मीडियम की। तो देखिए क्या रहता है, सिलेबस आपका 11th और 12th लेवल का रहता है। NCERT बेस्ड सिलेबस आपका है, उसी के बेस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या है, जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप उस लेवल की नहीं करते हो, मतलब कि नीट के लेवल की नहीं करते हो। अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है, उनको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छे नंबर लाने हैं। तो अगर आपने देखिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नीट में भी कर पाओगे, क्योंकि पहले से आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा। उसके बाद फिर आप नीट की तैयारी के लिए स्पेशल तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने पहले से अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था तो बाद में आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। NCERT अच्छे तरीके से थ्योरी वाला सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको MCQ सॉल्व करने हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है। तो 11th है 12th लेवल का जो NCERT है वो आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, तैयारी के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं दूसरी वो भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। तो सिलेबस आपका 11th और 12th का NCERT बेस्ड है, PCB का। एग्ज़ाम मीडियम की बात करें तो हिंदी या फिर इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो। 13 अदर भाषा हैं उनमें भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप हिंदी चूज करोगे फॉर्म भरते समय तो वहाँ पर आपको पेपर किस में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश चूज करोगे तो आपको केवल इंग्लिश भाषा में पेपर मिलेगा। कोई अदर लैंग्वेज चूज करोगे, 13 अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई चूज करते हो तो आपको उस लैंग्वेज में प्लस इंग्लिश में पेपर मिलेगा। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है फॉर्म भरते समय। तो आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा फ़ोटो ID कार्ड, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि DL आपके पास है, या फिर पासपोर्ट है, या फिर वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये आप लगा सकते हो। इनमें से कोई नहीं, केवल आधार कार्ड है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कम से कम 10 आपको बनवा करके रख लेना है, और वही आपके
फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन की प्रक्रिया तक चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ्स जो हैं ये आपको 2 बनवा लेना है। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ जो हैं ये 2 बनवा करके रख लेना है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये रखिए। अगर 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म भरते समय अपीयरिंग सेलेक्ट करना। ठीक है, तो 10th का होना ज़रूरी है, लेकिन जब आप अपीयरिंग में हो तो 12th का नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में आपके पास जब आ जाएगा तब आप एडमिशन के टाइम ले जा सकते हो, तो इस चीज़ का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका EWS हो या फिर OBC हो तो ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपका नया वाला होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरते समय अगर पुराना वैलिड है तो वो आप लगा सकते हो, और जब 1 अप्रैल के बाद आप नया बनवाओगे, ठीक है, तो वो आप आगे लगा सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके पास जैसे कि आर्मी कोटा से रिलेटेड है, NCC का है, तो वो भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास है तो कम से कम इतने डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये है तो अपने पास बनवा करके रख लेना, और वैसे इतने डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ज़रूरी है। और इसके अलावा जब काउंसलिंग करवाते हो तो और भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, और भी अदर डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये सभी लगते हैं एडमिशन के टाइम। तो वो जो अदर डॉक्यूमेंट्स थे वो चाहे बाद में बनवा लेना, लेकिन इतने कम से कम आपके पास फॉर्म भरते समय होने ज़रूरी है। देखिए, ड्रेस कोड के लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, वो आपको समझने होंगे। तो अगर आप चाहते हैं नीट एग्जामिनेशन में आप कुछ कस्टम ड्रेस पहन के जाना, जैसे कि हिजाब या फिर पगड़ी लगा करके, तो फॉर्म भरते समय वहाँ पर कस्टम ड्रेस वाला जो ऑप्शन है ये आपको एस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एस सेलेक्ट करोगे तभी आप अलाउड होगे कस्टम ड्रेस पहन करके पेपर देने के लिए। ठीक है, अगर नीट का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है तो उसको एस करना है, नहीं फॉलो करना है तो नो करना है। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आपको बहुत सावधानी से सेलेक्ट कर लेने हैं फॉर्म भरते समय। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपको जब मिल जाता है तो उस समय डाउनलोड करके उसके कम से कम 2-3 प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लो। एग्ज़ाम हॉल में आपका एक जमा हो जाएगा, काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ज़रूरत होती है, और आप जब आप आगे का एडमिशन का प्रक्रिया कॉलेज में करवाते हो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो एडमिट कार्ड आपको 2 से 3 कॉपी करा करके अपने पास रख लेना है, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मत कहना कि वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगा, कभी कभी वेबसाइट नहीं चलती है, प्रॉब्लम आ जाती है डाउनलोड करने में, तो उनको दिक्कत होने लगती है। तो अपने पास डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लेना 2-3 कॉपी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग और एडमिशन की। काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए क्या होता है, 2 प्रकार की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, अपने देश के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उन सभी में 15% जो सीटें हैं उनमें एडमिशन होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। उसका काउंसलिंग करवाता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC। और जो 85% सीटें बचती हैं अलग अलग कोर्सेज की, MBBS BDS और जो आइस कोर्सेज हैं, उन पर एडमिशन कौन कराता है, स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, वो करवाती है। तो 85% सीटों पर काउंसलिंग स्टेट, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में UP नीट होता है, इसी तरीके से MP नीट, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में स्टेट लेवल की अथॉरिटी अपना काउंसलिंग अलग कराती हैं। ठीक है, वो होता है 85% सीटों के लिए। ऑल इंडिया कोटा 15%। देखिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा पर फॉर्म भरते हो, मतलब कि इसमें आप अप्लाई करते हो, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप देश भर में अलग अलग कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो 15% सीटों पर। ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स का होता है तो आपको उसी स्टेट के जो कॉलेज होते हैं उनमें ही एडमिशन मिलता है, तो ये फ़र्क होता है। ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है, तो MBBS BDS नर्सिंग के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। सिक्योरिटी फ़ीस जो है ये 10,000 रुपये। ठीक है, और जो स्टेट कोटा में MBBS BDS के लिए फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 1000 से 2000 रुपये तक होती है। सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 से 30,000 रुपये तक होती है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर हम ये गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है MBBS के लिए ये 5,000 रुपये और नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपए तक होती है, कुछ स्टेट्स में 5 लाख तक भी हो सकती है सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए, मतलब कि इतना आपको जमा होगा तब आपकी सीट सिक्योर होगी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में BDS की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये और सिक्योरिटी जो है 1 लाख रुपये। आइस कोर्सेज़ की बात करें, जैसे कि BMS BHMS में एडमिशन लेना है, BOMS करना है, BSMS करना है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये और 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस।
स्टेट की बात करें तो 1 से 2 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका और 50,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस। ठीक है, तो इतना लगता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये लगभग हमने आपको बता दिया, इतना यहाँ पर आपको फ़ीस पे करना होता है। तो आपको देखिए गवर्नमेंट में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर कम लगेगा, ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस भी, और आगे चल करके जब आप पढ़ाई करते हो वो भी बहुत कम लगती है। लेकिन प्राइवेट में आती है तो पैसा आपके पास खूब होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों रिज़ल्ट की और स्कोर कार्ड की। तो देखिए जो आपका स्कोर कार्ड होता है, जो रिज़ल्ट मिलता है उस पर आपकी डिटेल्स भरी होती हैं पूरी, ठीक है। कितने मार्क्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिले हैं ये लिखा होता है, ये डिटेल में मेंशन होता है। परसेंटाइज स्कोर मेंशन होता है, ऑल इंडिया रैंक मतलब कि AIR मेंशन होती है, कैटेगरी रैंक मेंशन होती है, और वैलिडिटी जो है उसकी 3 इयर्स होती है। किसकी? आपके स्कोर कार्ड की। अगर आप अब्रॉड में MBBS करना चाहते हो, तो मतलब कि आप इंडिया के बाहर किसी देश से करना चाहते हो MBBS, तो नीट की जो वैलिडिटी है स्कोर कार्ड की 3 साल होती है, 3 इयर्स होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल ये भी रहता है कि सर AIR मतलब कि ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक में अंतर क्या होता है। तो देखिए जो कैटेगरी रैंक है, स्पेशली आपकी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर में, ठीक है, उसमें आप किस नंबर पर आ रहे हो, आपका कौन सा नंबर होता है, ये कैटेगरी रैंक होता है, ठीक है। और पूरे देश भर में कैटेगरी छोड़ दो, पूरे देश भर में जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दिए हैं उन सभी में से आप किस नंबर पर आते हो, ये आपका ऑल इंडिया रैंक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। तो फिजिक्स के लिए आप NCERT पढ़ो फिजिक्स की, ठीक है। NCERT फिजिक्स 11th एंड 12th की अच्छे तरीके से। HC वर्मा आप ले सकते हो कॉन्सेप्ट्स के लिए। DC पांडे आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए। इसके अलावा MTG ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर लीजिए NCERT फिजिक्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा नीट एग्जाम्पलर आप ले सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त बजट है तो, ठीक है। तो ये हो गई फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए NCERT आपका 11th और 12th। इसके अलावा MTG ऑब्जेक्टिव OP टंडन ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा P बहादुर का न्यूमेरिकल केमिस्ट्री ले सकते हो। नीट एग्जाम्पलर ले सकते हो आप केमिस्ट्री के लिए। तो इतना तो कम से कम आपको ज़रूर लेना चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए NCERT 11th एंड 12th का अच्छे तरीके से पढ़ो। MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ये आप ज़रूर लीजिए बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा ट्रूमैन्स बायोलॉजी आप ये ले सकते हो। नीट एग्जाम्पलर बायोलॉजी, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। तो इस चीज़ को देखो अपने हिसाब से देखना है आपको, आपकी तैयारी किस लेवल की, उस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के लिए बुक्स ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए MTG 30 इयर्स का जो नीट का है वो आप सॉल्व पेपर ज़रूर लीजिए। उससे क्या रहता है कि पिछले साल जो पूछे गए हैं, मतलब पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका आइडिया आपको हो जाता है और वो आपको हेल्प करता है आने वाले समय में। मतलब कि उनको देख करके, उनको हल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है इसका आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, उनको ज़रूर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की। देखिए NCERT को 3 से 4 बार आप रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवीजन करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। बायोलॉजी आपको लाइन बाय लाइन याद करना है। MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करना है, 100 से 150 MCQ आपको रोज़ हल करना है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है ये आपको हर हफ्ते देना चाहिए OMR सीट पर, ठीक है। OMR सीट आप खरीद सकते हो, उस पर आप एग्ज़ामिनेशन ज़रूर दो, OMR का टेस्ट आप ज़रूर दो, ठीक है। वीक एरियाज़ पर आपको फोकस करना है। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट बनानी है। इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की। तो देखिए हर संडे आप पूरे हफ्ते का रिवीजन करो, मतलब कि पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ाई की है उसको फिर से रिवाइज करो। इससे क्या होगा, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। और देखिए यहाँ पर केवल पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा आपको हेल्थ और स्लीप पर ध्यान देना है, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मनोरंजन भी करो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपको डरना नहीं है एग्जामिनेशन से। जब आप डर जाओगे तो उतना अच्छे तरीके से उससे फाइट नहीं कर पाओगे, इसलिए डरो मत, तैयारी अच्छे तरीके से करो। जब आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस निकलेगा और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब पढ़ाई करोगे, नॉलेज होगा, तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बुक्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।